सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओनली PYQ's यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, रिसेंटली यूपीएससी ने कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, राइट। और ये एग्ज़ाम हाल फिलहाल में 9 फरवरी 2025 में कंडक्ट हुआ है। सो देखो यार, एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो गया। अब इस एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के बाद इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस एग्ज़ाम का ना एनालिसिस कर डालें। अब ये एनालिसिस करने से देखो यार, होता क्या है, जब आप एनालिसिस कर लेते हो ना, तो आपको यूपीएससी का ट्रेंड, यूपीएससी का माइंडसेट एंड यूपीएससी का क्वेश्चन फ्रेमिंग, ये कहीं ना कहीं तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यूपीएससी इस साल 2025 में क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहा है ना। और इवन हमने ये भी देखा है कि यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज है वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। सो ये वीडियो इसी वजह से इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी अपकमिंग एग्जाम एनडीए, सीडीएस, ऑल्सो सिविल सर्विसेज एंड लास्टली सीएपीएफ। इन एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने पीवाईक्यूज़ की रिपीटिशन की मतलब हद पार कर दी है। बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। एंड देखो, इस वीडियो में कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट जो हम ब्रेक डाउन करेंगे वो रहेगा पॉलिटी। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। एंड यूपीएससी ने इस एग्ज़ाम में 12 क्वेश्चन पूछे हैं पॉलिटी से, और मैं झूठ नहीं बोल रहा कि 12 के 12 क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड है। पीवाईक्यू से आप इजीली सारे 12 क्वेश्चंस पॉलिटी के सॉल्व कर सकते हो। मैं ये चीज़ विद प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है, हवा में बातें नहीं होंगी। सो देखो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अपने एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आई वुड से कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल ओनली पीवाईक्यूज़ को यहाँ पर आप फॉलो करो। यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के प्रैक्टिस करने के लिए। और अभी हम लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं पॉलिटी की। आपको यहाँ पर लक्ष्मीकांत के MCQs मिलेंगे। तो ये सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो यार, चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो इट। और लास्टली, अपना ये प्रथम अस्त्र इनिशिएटिव है, ठीक है। दिस इज माय प्रथम अस्त्र फर्स्ट इनिशिएटिव विच इज़ कम्प्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड इनिशिएटिव। और यहाँ पर इस इनिशिएटिव मैंने 165 यूपीएससी पेपर्स का कंसोलिडेशन करके आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दिए हैं, है ना। और इसके बारे में और मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो प्रथम अस्त्र से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहां पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, है ना। अब देखो यार, अपना पोस्टमार्टम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पर याद रखना कि अपना जो मैंने क्वेश्चन पेपर यूज़ करा है वो सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। जस्ट एक सेकेंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 71 है। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 71 है वो हमें स्टेटमेंट पूछ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस पूरी एक्ट पर यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। और यही सेम एक्ट से, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यूपीएससी ने पीवाईक्यूज पूछ रखे हैं। सो पीवाईक्यूज देखने से पहले आप सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करो। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट इज बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस एमर्जिंग फ्रॉम द विशाखा जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 1997, ठीक है। तो यहाँ पे विशाखा जजमेंट है, राइट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2018, सीडीएस 2015 और सीआईएसएफ एलडीसी 2022 में क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो आप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज पर द एक्ट इट इज मैंडेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर इवन विद 2 एम्प्लॉयज टू फॉर्म एन इंटरनल कमिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है वो है 2। नेक्स्ट है इंटरनल कमिटी इन द वर्क प्लेस। तो देखो यार, 2 एम्प्लॉयज पे ये इंटरनल कमिटी नहीं फॉर्म होती है, एटलीस्ट यू शुड हैव 10 एम्प्लॉयज,
तो ये स्टेटमेंट याद रखना, है ना। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड लास्ट स्टेटमेंट देखो, विशाखा इज द नेम ऑफ विमेन कंप्लेंट हु फाइल द केस। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ये आप थोड़ा अपना गेस वर्क भी कर सकते हो अगर आपने एग्जाम दिया है तो। देखो कोई भी अगर ऐसा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस होता है ना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप उसमें विक्टिम का नाम ना हिडन रखो। तो यहाँ पे जो विशाखा नाम है ये एक इमेजिनरी नेम है, सीडो नेम है। तो ये वो विमेन नहीं थी जिसने ये इस केस को फाइल करा था। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पर अगर आप थर्ड को भी देख लो ना, अगर सिर्फ थर्ड को भी रिमूव करें तो ये सी ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया। तो हमारा आंसर होगा ओनली 1। सो इसका सिर्फ ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए करेक्ट है, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, विशाखा जजमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो देखो यार, क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। एंड PYQs जिसने सॉल्व करे हैं अच्छे से, वो जाहिर सी बात है इस एक्ट को बहुत इनडेप्थली करेगा, और अगर उसने करा हो तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे कुछ की प्रोविजंस हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की क्या क्या होने चाहिए, और यहाँ पे मेंशन है दी एक्ट मैंडेट्स एवरी वर्क प्लेस एम्प्लॉइज मोर देन 10%, ठीक है, 10% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब वहाँ पर इंटरनल कमेटी फॉर्म होगी, है ना, तब आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। और लास्ट जो एक उस विमेन का नाम था भनवरी देवी, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ये चीज़ याद रखना। भनवरी देवी थी, एक सोशल वर्कर थी, है ना। इन्होंने इस केस को फाइल करा था क्योंकि शी वॉज गैंग रेप्ड बाय 5 women इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड, और ये बात है 1992 की, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1997 में। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। लेकिन अगर पॉलिटी की बात करें तो इतना ये दूसरा क्वेश्चन है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है अगेन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगेन आई वुड से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, नथिंग इन दिस एक्ट शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। तो देखो स्टेटमेंट वन में बात कर रहा है कि कोई भी नथिंग इन दिस आर्टिकल, कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर आर्टिकल की यहाँ पे बात हो रही है, आर्टिकल मेंशन नहीं है, और वहाँ पे बोल रहा है कि स्टेट को वो प्रिवेंट नहीं कर सकता किसी भी ग्राउंड पर कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए उनके फेवर में रिजर्वेशन रखे। येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2। अब देखो अगर आप अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अगर आपको क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट 1 में डाउट है, तो इसको अगर आप लीव भी करें तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 अगर हम रीड करेंगे ना, तो उससे हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट सेकंड, द स्टेट कैन डिनाई अ वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ डॉक्टर इन आर्मी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑन द अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर स्टेट किसी भी वुमेन को डॉक्टर बनने से मना कर सकती है कि आप आर्मी मेडिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर नहीं एज अ अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली वेग, गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे चुकी है। ये आप आर्टिकल देख सकते हो, डिनाइल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन इन आर्मी सोलली ऑन द अकाउंट ऑफ हर प्रेगनेंसी इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेकिन अगर आपने ये आर्टिकल नहीं भी रीड करा हो एंड आप अपना एक लॉजिक लगाओ, एक कॉमन सेंस लगाओ, इतना पॉलिटी पढ़ने के बाद आइडिया हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, उसमें प्रोविजंस क्या है, तो ये स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट है ना। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो अगर हम स्टेटमेंट 2 को रॉन्ग करें तो देखो यार, ये गया, ये भी गया और ये भी गया, तो स्टेटमेंट 3 अपने आप ही गलत हो जाती है। स्टिल वी विल रीड इट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रीमी लेयर्स अमंग्स द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन आर डिटरमाइंड बाय इनकम क्राइटेरिया ओनली। तो यहाँ पे कह रहा है जो क्रीमी लेयर है ना, उसमें सिर्फ इनकम क्राइटेरिया ही रखा गया है। नो, दिस इज रॉन्ग। और क्रीमी लेयर के बेस पे CAPF 2017 पे UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। यहाँ पे ये पूछा है जो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है ना, वो कौन से सुप्रीम कोर्ट के एक्ट में डील हुआ था, तो वो था इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जिसने अगर ये PYQ करा है तो वो जाहिर सी बात है इस पूरे एक्ट को अच्छे से गो थ्रू करेगा, और यहाँ पे उसको पता चलेगा कि जो क्रीमी लेयर अमंग्स द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन है, उनमें सिर्फ इनकम क्राइटेरिया नहीं है। अब वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ऑन द इंदिरा सोनी केस, और यहाँ पर पहला है इनकम, आपका इनकम स्टेटस क्या है। अगर आपकी 8 लाख पर ईयर से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में काउंट होगे। एट द सेम टाइम अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, फॉर एग्जांपल
आपके पेरेंट्स ग्रुप बी में हैं या फिर ग्रुप ए में सर्व कर रहे हैं, तो आप फिर क्रीमी लेयर में काउंट होगे। यू कैन नॉट बी कवर्ड अंडर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब आप बैकवर्ड क्लास नहीं रहे, अब आप क्रीमी लेयर में काउंट होगे ओबीसी के। सो दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम पीवाईक्यू ओनली। नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अभी आप थर्ड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 73 है और पॉलिटी का क्वेश्चन बोले तो पॉलिटी का क्वेश्चन थर्ड है। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेसिडेंट का जब इम्पीचमेंट होता है तो इस चार्जेस को कौन लेकर आ सकता है पार्लियामेंट में, तो इसका आंसर क्या होगा। अब आंसर देखने से पहले इस पीवाईक्यू को देखते हैं। सीडीएस 2010 का पीवाईक्यू है ये। अब इस पीवाईक्यू में देखो, इम्पीचमेंट पूछ रहा है प्रेसिडेंट का, सेम क्वेश्चन है और बोल रहा है कहाँ पे इनिशिएट हो सकता है, तो ये हो सकता है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब वो लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है एज वेल एज राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और यही सेम आंसर होगा, इसका आंसर सी, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन, एट द सेम टाइम प्रॉपर पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछा है। सो देखो, हर एक क्वेश्चन पे आपको पीवाईक्यू की जो रिस्पेक्ट है ना वो इंक्रीज करती रहेगी। तो यार अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट रियली डजेंट मैटर, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं, है ना। और कौन से पीवाईक्यूज लगाने हैं, जितने भी पीवाईक्यूज आप लगा सको उतने लगाने हैं। दिस वुड बी माई आंसर, ठीक है। और ऐसे ही होता है, इतना करोगे तो बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अब यहाँ पर पूछा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। और उसमें कौन कौन से मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं ये पूछा है ना। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है सीजीएस 2025 में। अब ये क्वेश्चन देखो, ये पूछा है एनडीए 2012 में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, आंसर क्या है, ए, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। दोनों हाउस के जो मेंबर होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। सो इसका आंसर भी होने वाला है क्या, दिस वन, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर होने वाला है बी, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं इंक्लूड होता है, तो ये हो जाता है गलत। अब यही सेम क्वेश्चन एक और बार यूपीएससी सीआईएसएफ एलडीसी में पूछ चुका है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, तो आंसर होगा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है। तो देखो यार, 2 बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। मैंने एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 2 ही पीवाईक्यू लगाए, 3-4 और थे बट मैंने लगाया नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 ही काफ़ी हैं। और यही 2 पीवाईक्यू सेम एज इट इज़ यूपीएससी ने सीजीएस में भी पूछ लिया, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में 2025 के पेपर में बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट है, अब यही सेम क्वेश्चन एक और वाइस प्रेसिडेंट का है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर है, आप इसको रीड करो पॉज करके। एट द सेम टाइम अगेन ये सीआईएसएफ एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का दे रखा है जो कि गलत है, और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का दे रखा है जो कि सही है, क्योंकि इसमें बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें कवर होते हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। सो अब यहाँ पे पूछा है द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 रिजर्व वन थर्ड ऑफ ऑल सीट्स ऑफ वुमेन इन वेरियस लेजिस्लेचर फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल बी द रिजर्वेशन बी अवेलेबल अंडर द एक्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ना डाउट हुआ होगा बंदों को, या तो 10 ईयर्स, क्योंकि अक्सर जो रिजर्वेशन होता है ना वो 10 ईयर्स तक एक्सटेंड होता है, बट इसका आंसर 10 नहीं है, 12 नहीं है, 20 नहीं है, इसका आंसर है 15 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन में अगर डाउट अगर आपको आ रहा है, विच मीन्स आपने सिविल सर्विसेज 2024 का पेपर अच्छे से एनालिसिस नहीं करा। क्यों? क्योंकि यही सेम स्टेटमेंट वहाँ पे कॉपी करी गई है। अब ये देखो यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जस्ट एक सेकंड, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से क्वेश्चन पूछा था, और इसकी जो
सेकेंड स्टेटमेंट है, दिस एक्ट विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। ये स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट थी और इसका आंसर 2 और 3 ही था। तो देखो यार, ये स्टेटमेंट थी इस क्वेश्चन में। अब इस स्टेटमेंट से यूपीएससी ने क्या करा, यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया, राइट। तो यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया, तो इस वजह से पीवाईक्यूज, यार बार बार मैं कह रहा हूँ, पीवाईक्यूज अच्छे से करा करो। अब इसके बाद है, अगेन मैं कुछ और पीवाईक्यूज आपको दिखा देता हूँ। 2023 और 2024 में अगेन ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल जो था पास हुआ था, वो बहुत उस टाइम हॉट न्यूज़ में था, तो इस वजह से हर एग्ज़ाम में कवर हुआ था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर था कि द कॉन्स्टिट्यूशन, ये LDC का पेपर है, SOLDC, द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 इज एसोसिएटेड विद, तो वो था 33% ऑफ द सीट्स रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। एंड अगेन एट द सेम टाइम यहाँ पे EPFO PA का क्वेश्चन था, जिसमें यहाँ पर अगेन इन्होंने 1/3 रिजर्वेशन जो विमेन के लिए बिल पास हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। तो देखो PYQ से ना हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कौन कौन से थीम्स, कौन कौन से हमें एरियाज़ को कवर करना है, क्योंकि आगे इन फ्यूचर क्वेश्चंस भी ना उसी बेस पे फॉर्म हो जाते हैं। प्रूफ आपके सामने है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखो, यहाँ पर मनी बिल से क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत कॉमन यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट एरिया है, यहाँ पे मनी बिल से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो स्टेटमेंट 1 रीड करते हैं। यहाँ पे गिवन है, द मनी बिल पास बाय द लोकसभा शैल बी रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन 14 डेज। तो ये 14 डेज का यहाँ पे इन्होंने एक डाल दिया कि ये सही है गलत है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी बेस स्टेटमेंट पे मैं आपको पीवाईक्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर आप पीवाईक्यू देखो, NDA 2 2024 का, अभी हाल फिलहाल में 5-6 महीने पुराना क्वेश्चन है। इन द पासिंग ऑफ द मनी बिल द राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर इन दैट इट शैल रिटर्न द बिल विद और विदाउट एनी रिकमेंडेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ, और इसका आंसर है 14 डेज। और अगेन CDS 2017 में यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे देखो डेज पूछे हैं कि कितने दिन में वापस करोगे, और यहाँ पे वीक्स पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 2 वीक्स। क्लियर है। सो नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। द लोकसभा शैल एग्री टू द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा ऑन द मनी बिल टू कंसिडर इट पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जो लोकसभा है ना, वो बाउंड नहीं है राज्यसभा की रिकमेंडेशन पे। राज्यसभा बस रिकमेंड कर सकता है, बट रिकमेंडेशंस आर नॉट बाउंडेड। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। अब आप सिविल सर्विसेज 2024 का क्वेश्चन रीड करो, ये भी मनी बिल पे क्वेश्चन है। तो अब इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं हम यहाँ पर। द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट देखो, अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू एक्सेप्ट बाय द लोकसभा। नो, ये स्टेटमेंट गलत है। जो मनी बिल में जो सजेशन होती है बाय द राज्यसभा, वो लोकसभा पे अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं होती, वो उसको या तो एक्सेप्ट भी कर सकती है या तो रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। नेक्स्ट है, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज एब्सोल्यूट पावर टू पास द मनी बिल। नो, देखो एक तो अगर आपको डाउट हो ना कि फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो एक बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ कर रखा है, एब्सोल्यूट। तो देखो यार, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट पावर तो किसी के पास भी नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाता है। और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होती, यहाँ पे होता है स्पीकर। मनी बिल के लिए स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल। स्पीकर सर्टिफिकेट लगा के देता है, देन उसके बाद कोई भी बिल वो मनी बिल की कैटेगरी में काउंट होता है। तो इसकी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, तो इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप बाकी पॉज करके ना मनी बिल पे जितने भी क्वेश्चन पूछे आप देख सकते हो, तो आपको PYQ का रिपीटेशन साफ साफ पे दिखाई देगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग टफ। क्वेश्चन नंबर 78, द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, है ना। जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज उठाई हैं वो हमने आयरलैंड से उठाई हैं। नेक्स्ट,
द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। अब यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी का के बारे में बोल रहा है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करो। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आप ये इस क्वेश्चन CISF LDC 2018 के क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो, CAPF 2022 के क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो। यहाँ पे स्टेटमेंट में जो कमेटी मेंशन है वो है स्वर्ण सिंह कमेटी, जो कि कमेटी किससे कनेक्टेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऑप्शन 2 हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट है द फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसिएबल थ्रू अ रिट। अब यहाँ पे बोला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जस्टिसिएबल है। नो, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट है, हाँ यार देखो CAPF 2020 का क्वेश्चन देखो, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखा है दे आर ऑप्शन, अब स्टेटमेंट सी देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल थ्रू रिट। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछनी थी, तो ऑप्शन डी तो नॉट करेक्ट हो गई, और बाकी जो 3 ऑप्शन है, 3 स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं दे आर नॉट इन्फोर्सेबल थ्रू अ रिट। आप रिट्स के थ्रू फंडामेंटल राइट्स तो इन्फोर्स करा सकते हो थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बट आप फंडामेंटल ड्यूटीज ये इन्फोर्स नहीं करा सकते, है ना, दे आर नॉट जस्टिसिएबल। तो ये हो जाता है गलत। तो ऑप्शन 3 गलत हुआ, तो ये गलत और ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 79। अब यहाँ पे क्वेश्चन 79 है DPSP पे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट 1 लिखे हुए है कि इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। DPSP इन्फोर्सिबल नहीं है। इट इज़ इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट, देयरफॉर दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब देखो यार, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट में ही कन्फ्लिक्ट कर रहा है। एक स्टेटमेंट कह रही है कि नॉट इन्फोर्सिबल, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है इन्फोर्सिबल। तो या तो ये सही होगी या तो ये गलत होगा, तो ये गलत होगा। तो हमें ऑप्शन सी और डी को देखना ही नहीं है। अगर आप एग्जाम इस दे रहे हो ना, तो आपका अप्रोच इसी तरह से होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम DPSP की बात करें, तो जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सिबल नहीं है, एट द सेम टाइम DPSP आर नॉट इन्फोर्सिबल, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस वजह से जो ऑप्शन बी है ना, वो हमारा गलत हो जाता है। अब इसी बेस पे देखो, यहाँ पर ऑप्शन डी देखो, यहाँ पे लिखा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। अब यही सेम क्वेश्चन UPSC LDC 2011 2021 एंड 2022 के क्वेश्चन में पूछ चुकी है। यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो क्राइटेरिया है, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल का नंबर पूछा था, दिस इज आर्टिकल 39D। एंड अगेन एट द सेम टाइम UPSC ALC का पेपर होता है। आपको इस पेपर के बारे में तो नहीं आइडिया होगा क्योंकि ये डिपार्टमेंटल पेपर है, बट मैंने आपके लिए इसको कवर करा है। अब यहाँ पर अगेन देखो आर्टिकल 39D, यहाँ पे पूछा था कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पे आर्टिकल दे दिया। आर्टिकल 39D किसके रिगार्डिंग बात करता है, वो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर ऑल मेन एंड वुमेन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। अब यहाँ पर ऑप्शन स्टेटमेंट सी देखो आप, इनइक्वालिटीज पर है, ये अपना DPSP है। एंड ऑप्शन बी की अगर बात करें, तो ऑप्शन बी का जो स्टेटमेंट है UPSC ऑलरेडी ये चीज पूछ चुकी है। सॉरी। सो CSE 2013 का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल्स फॉर आर द फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री हमारे DPSP में मेंशन होता है, और यही सेम स्टेटमेंट UPSC ने इस बार CGS में पूछ लिया। इट इज इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट, देयरफॉर दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आप देख रहे हो बिल्कुल स्टेटमेंट कैसी सेम है, बट यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ये इस वजह से हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इन्फोर्सेबल लिख दिया, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल। करेक्ट। सो DPSP का भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया थ्रू PYQ। अब नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से पूछा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड्स इलेक्शन फॉर, तो अपना जो ECI है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको पता होगा, है ना। आर्टिकल नंबर आप उसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है ना, कौन से आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। तो अब इस आंसर को करने से पहले, है ना, हम इसका CISF LDC 2022 का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन सा इसका फंक्शन नहीं है? तो खैर ये इसका फंक्शन नहीं है कि ये लोकल बॉडीज और लाइक म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करे, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जितनी भी अपनी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन सी है ना, ये सारी ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी रीड करो, क्या लिखा है? टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराए। एट द सेम टाइम रीड स्टेटमेंट ए, क्या लिखा है यहाँ पे? टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यस, तो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो या प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अब इसका आप आंसर बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है, यस। स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कराता है, यस। और फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यस, प्रेसिडेंट के होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के भी होते हैं। एट द सेम टाइम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसके भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब ये क्यों देखो अगर गलत है, इसमें यहाँ पे प्रेसिडेंट मेंशन नहीं है ना, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट नहीं है, गलत। यहाँ पे प्रेसिडेंट मेंशन नहीं है, गलत। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यही सेम क्वेश्चन पूरा PYQ बेस्ड है। तो PYQs का रिपीटेशन आप देख रहे हो, अभी कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन नहीं गुजरा है जो PYQ से ना सॉल्व हो सके। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्टली PYQ से सॉल्व हो रहे हैं और कुछ इनडायरेक्टली। अब नेक्स्ट है यहाँ पे UCC पे क्वेश्चन पूछा है। UCC अभी रिसेंटली काफ़ी बार न्यूज़ में था, तो यहाँ पे इसका आर्टिकल पूछ लिया। सिंपल का क्वेश्चन, आर्टिकल 44 इस टॉक्स अबाउट UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यही सेम क्वेश्चन UPSC CDS 2017 में भी पूछ चुका है UCC से रिगार्डिंग, एंड अगेन एट द सेम टाइम CISF 2017 में भी पूछ चुका है। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है आर्टिकल 44, ये आर्टिकल 44 एंड इट टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो अब नेक्स्ट है अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड किस कैटेगरी के अंदर आता है? ये आता है DPSP, क्योंकि आर्टिकल 44 है ना, और आर्टिकल 44 DPSP में आते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। अब यहाँ पे गिवन है कि बताने की कौन सा पार्ट करेक्ट है। अब यहाँ पे गिवन है पार्ट 9, क्या ये म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है? पार्ट 9B, क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है? पार्ट 15 ट्राइब्यूनल, पार्ट 16 इलेक्शन। अब देखो यार, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि UPSC पार्ट से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब देखो यहाँ पर है म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोला है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है वो पार्ट 9A में है। यस, म्यूनिसिपैलिटी आती है पार्ट 9A में। तो यहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी का पार्ट 9 दे रखा है ये गलत है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। नेक्स्ट एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में गिवन है। यहाँ पर अमेंडमेंट पूछा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, किस अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। यहाँ पर पूछ लिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन से पार्ट में है, क्या वो पार्ट 9B में है? यस, ये पार्ट 9B में है। तो बाकी स्टेट में हो जाती है गलत। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि इलेक्शन आता है पार्ट 15 में, नॉट पार्ट 16, ठीक है। और ट्राइब्यूनल आता है आपका पार्ट 14A में, ठीक है। अब ये पार्ट्स की लिस्ट है, आप पॉज करके एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 22, वैसे 25 होते हैं, पार्ट 25 होता है, लेकिन 22 तक यहाँ पे मतलब मेंशन है, क्योंकि 23, 24, 25 में कुछ ऐसा नहीं है, तो इस वजह से 22 तक यहाँ पे गिवन है। तो ये सारा आप रिवाइज कर लो। अगेन एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे UPSC ने एक बार आर्टिकल पूछा था, आर्टिकल दे रखा था सॉरी, और यहाँ पे पूछा था कि ये आर्टिकल किस बॉडी को कवर करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर इस बार आर्टिकल पूछा था 2022 CGS में, देखो CGS का ही क्वेश्चन है ये, तो 2022 CGS में अगर UPSC ने आर्टिकल दे रखा था और पूछा था, तो अगेन एट द सेम टाइम 2025 में अब किससे पूछ लिया? पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो PYQ से अगर आप प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको अपनी बाउंड्रीज, आपको अपने एरियाज और जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जहाँ पे आप थोड़ी मेहनत पे अपने एफर्ट्स को मार्क्स में कन्वर्ट करा सकते हो, ये चीज़ आपको PYQs बहुत क्लियरली दिखाती है। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है एंड आई वुड से ये थोड़ा सा टफर साइड में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसने PYQ सॉल्व कर रखे हैं उसके लिए अगेन ये क्वेश्चन ईजियर साइड में है। क्यों? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम बात करेंगे पहले PYQs की। देखो यहाँ पे PYQs में ऑलरेडी स्टेटहुड के बारे में दे रखा है कि यहाँ पे पूछा था 56th अमेंडमेंट से कौन सी हमने यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड में कन्वर्ट करा था, तो वो था गोवा। नेक्स्ट है अगेन यहाँ पे स्टेटहुड पे क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे सिक्किम का पूछा था जो हमने अमेंडमेंट 35 से दिया था। एंड
अगेन एट द सेम टाइम ये भी स्टेटहुड का क्वेश्चन है, CISF LDC 2023 का क्वेश्चन है ना, ये भी स्टेटहुड पे क्वेश्चन है। तो स्टेटहुड पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगर आपने PYQs लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि यूपीएससी ने स्टेटहुड पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब आगे आने वाले चांसेस हैं कि आगे भी पूछेगा। तो आप क्या करोगे, स्टेटहुड के अपनी एक छोटे से नोट तैयार कर लोगे जिसमें आप सारे ईयर, कौन सी डेट्स में कौन सी स्टेट को स्टेटहुड मिला था, तो ये चीज़ आप सारी क्लियर करके रखोगे। और यही सेम चीज़ यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन बना के पूछा है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे बोला है कि कौन कौन सी स्टेट्स अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करती हैं 1 नवंबर को। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो, केरला इसका आंसर है यस, कर्नाटक इसका आंसर है यस, छत्तीसगढ़ इसका आंसर है यस, बिहार इसका नहीं है, ठीक है, बिहार 1 नवंबर को नहीं बनाता। तो इसका आंसर 4 आप कैंसिल कर दो, तो इसका आंसर हो जाता है सी। और अगेन एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर को जस्ट मैं इसको सबको इरेज कर दूं, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश एज वेल एज पंजाब एज वेल एज हरियाणा, ये भी 1 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में। सो यार, अपने पॉलिटी के क्वेश्चंस हो चुके हैं। देखो, आप अगेन देख सकते हो स्टेटहुड पे कितने PYQs ऑलरेडी पूछे हैं यूपीएससी ने। तो स्टेटहुड पे अगर इतने क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, तो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट एरिया है क्या, स्टेटहुड। और अगर अभी तक आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब नोट्स बना लेना। सो मैंने आपको पूरे 12 क्वेश्चन दिखा दिए पॉलिटी के। मैंने आपको 12 क्वेश्चन दिखाए हैं, और ये 12 क्वेश्चंस कैसे PYQ से सॉल्व हो रहे हैं ये मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया है ना। सो वीडियो यहाँ पर एंड होती है। और अगेन लास्टली मैं अगेन आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि अगर प्रथम अस्त्र से रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको क्वेरी पूछनी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, 8860288368। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अब ये प्रथम अस्त्र है क्या, ये प्रथम अस्त्र कम्प्लीटली PYQ बेस्ड इनिशिएटिव है, और यहाँ पर आपको यूपीएससी के पेपर्स टॉपिक वाइज कंसोलिडेट होके मिलेंगे। एंड पेपर्स हमने कवर करे हैं, सॉरी हमने नहीं, मैंने, क्योंकि आई डोंट हैव एनी टीम, तो मैंने 165 पेपर्स को कंबाइन करके कंसोलिडेट करके आपको टॉपिक वाइज PYQs प्रोवाइड करें हैं। अब वो 165 पेपर्स कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे लिस्ट चेक कर सकते हो। ये पूरा लिस्ट है, आप यहाँ पर देखो, सारे पेपर्स कवर्ड है। एंड इवन वो पेपर्स जिसको किसी का आइडिया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अनडिस्कवर्ड पेपर्स हैं, वो भी मैंने यहाँ पर आपको इंक्लूड कराए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के भी जो क्वेश्चंस है ना, ये भी बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ ये भी आपको टॉपिक वाइज PYQs में मिल जाएंगे इन प्रथमास्त्र। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी हो आप मुझे यार कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगी ज्योग्राफी का पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम एनालिसिस ऑफ कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2025। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी NDA CDS और सिविल सर्विसेज एंड इवन CAPF का पेपर देना है तो उन सब के साथ आप ये वीडियो शेयर करें, तो उनको भी आइडिया लगेगा कि यार पेपर की तैयारी कैसे करनी है। सो यार, थैंक यू सो मच।